सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और स्टॉक मार्केट में आज एक नई तारीख रकम हुई है। पहली बार इंडेक्स 76,000 की सतह को आज अबूर कर गया और जब मार्केट में आज कारोबार का आगाज़ हुआ तो इब्तिदा में पहले 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, फिर वो बढ़कर 800 पॉइंट्स में मुंतकिल हुआ और इसी वजह से आज इंडेक्स ने 76,000 की सतह को भी पहली बार अबूर किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इंडेक्स इतना तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है और ज़ाहिर है कि बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स ऐसे हैं इकोनॉमी के जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि आज के प्रोग्राम में हम तफसील से डिस्कशन भी करेंगे, चूंकि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी भी मिल सकती है। जो मिशन IMF का पाकिस्तान में मौजूद था, जिनके साथ पॉलिसी मुज़ाकरात चल रहे थे, 10 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और उसमें मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान के सामने न सिर्फ अपनी तजावीज़ रखी हैं बल्कि अब 4 नई शराइत भी इस वक्त पाकिस्तान के सामने रख दी गई हैं और उन चारों शराइत को अगर हुकूमत को पूरा करना है तो अपनी विल और इंटेंशन का मुजाहरा करना होगा। चूँकि पहली शर्त उसमें यह है कि टैक्स वसूली का जो निज़ाम है वो शफाफ होना चाहिए, वो मुनसिफाना होना चाहिए ताकि ना सिर्फ टैक्स नेट में इजाफा हो सके बल्कि टैक्स कलेक्शन को भी इस बुनियाद पर बढ़ाया जा सके। फिर दूसरी शर्त जो IMF की सामने आई है वो है तवानाई के शोबे में लाजमी इस्लाहात की जाएँ। अब ये जब भी किसी शोबे में इस्लाहात की बात होती है तो उसका बोझ ज़ाहिर आवाम पर पड़ता है, चूँकि उसके टैरिफ में उसकी कीमत में फिर इजाफा कर दिया जाता है। तीसरी शर्त है कि महंगाई को काबू किया जाए। अब इसके लिए कोई मरबूत और मौसर पॉलिसी हुकूमत को बनाने की ज़रूरत है। और फिर चौथी शर्त यह है IMF की कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए ताकि वो जो खसारे में रहने वाले इदारे हैं उनका खसारा भी कम किया जा सके और फिर गवर्नेंस भी हुकूमत की बेहतर हो सके। तो इन चारों शराइत को इस वक्त किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली नवाज साहब CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़ के, मारे माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो पहला मरहला था IMF के साथ एक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हो गए, उन्होंने अपनी तजावीज़ और शराइत पाकिस्तान के सामने रख दी। अब ये जो 4 शराइत इस वक्त बुनियादी तौर पर रखी गई हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत को इनको पूरा करने के लिए? ज़रा अगर एक एक शर्त पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल। देखिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि जो जब उस वक्त इकोनॉमी के हालात काफ़ी ज़्यादा और हम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब थे, उसके बाद भी हमें IMF का एक प्रोग्राम लेना पड़ा जिसमें हमें एनर्जी के शोबे में इस्लाहात करनी पड़ी, टैक्स बढ़ाने पड़े, बीच में एक मिनी बजट देना पड़ा और उसका रिजल्ट हमने देखा कि हमें तकलीफ़ें ज़रूर सहनी पड़ी। एक इन्फ्लेशन की वेव आई जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बट आज हम देख रहे हैं कि अब हमारे FX रिजर्व्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में बदल गया है और हमारा जो मुल्क में थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यस, ये वाली जो IMF की शराइत इस बार भी वही है कि वो उनकी रिकमेंडेशन यही है कि वो आप टैक्स टू GDP बढ़ाएं, जो कि मुल्क के लिए एक ज़रूरी इकदाम है करना। आप वो कह रहे हैं एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट को आप रोक दें, कम करें, इसमें लाइंस लॉसेस को कम करें। ये भी एक पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक ज़रूरी चीज़ है करना। और ये सारी चीज़ करने से हमें शॉर्ट टर्म में तकलीफ़ें ज़रूर होंगी, लेकिन ये इकॉनमी के लिए ज़रूरी है ये करना। इससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस इकॉनमी पर बहाल होगा। जब हम प्रोग्राम में होते हैं तो हमारा ज़रा फिस्कल डिसिप्लिन होता है, हमारे खर्चे भी कंट्रोल में होते हैं, हम रेवेन्यू इंक्रीज़ करने की मेजर्स की तरफ जाते हैं, सब्सिडीज कम होती हैं। आई थिंक ये इस वक्त की ज़रूरत है, हमें उन प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका तसलसल बरकरार रहे। और यही वजह हम देख रहे हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन इक्विटी मार्केट्स में भी आ रही है, थोड़ी सी डेट मार्केट्स में भी आ रही हैं, जिसकी वजह से हमने टी-बिल सुकूक्स की यील्ड को नीचे जाते हुए देखा। फ्यूल प्राइसेस जिस तरह नीचे जा रही हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके रेट कट्स भी देखें इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से। तो आई थिंक ये वाले कुछ इक़दामात हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर हैं तकलीफ दें, बट ये करना ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए और इससे स्टेबिलिटी आएगी आपकी इकोनॉमी। लेकिन अली नवाज साहब, ये शॉर्ट टर्म वाली एक ये इस्तिलाह है, ये तो हम पिछले कई सालों से, पिछली हुकूमत ने भी कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जब उसने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो टैक्स का जो वॉल्यूम था वो उन्हीं लोगों पर जो टैक्स पेयर से उन पर बढ़ा दिया। फिर उन्होंने भी ये एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की कोशिश की तो वहाँ पर कीमतें तो हमें बढ़ती हुई नज़र आईं, लेकिन फिर वो ना वो अभी तक वो स्टेबिलिटी नज़र आई, ना वो कीमतें अभी तक रुक सकी हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाला मामला है, ये कब तक ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और ये हम शॉर्ट टर्म इसको कहकर ये बर्दाश्त करते रहेंगे?
देखें, जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं, उसका होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब होता यह है, अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में होता यह आया है कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम लेने के लिए जो शॉर्ट टर्म में चीजें करनी होती थी, हम वो तो कर लेते थे, लेकिन जब वो उनकी फेज 2 वाली जो रिकमेंडेशन होती थी, जिसमें वो कहते थे अच्छा अभी आपको जो है वो ये प्रोग्राम के लिए या शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी के लिए आपको ये चीजें करने की जरूरत है, ये आप इमिडिएटली कर लें, और इसके बाद जो मीडियम टर्म की चीजें हैं फेज 2 की, जिसमें आप चोरियां रोकें, आपकी जो आपकी बिजली के जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो आपकी गैस चोरी हो जाती है, आप उस पर भी इकदाम करें। अनफॉर्चुनेटली हम वो इकदाम नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें यही करना होता है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं या जो लोग गैस चोरी करते हैं या हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से जो लॉसेस होते हैं, उसका बर्डन हमें उन लोगों पर डालना पड़ता है जो कि बिजली का बिल पे करते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब यही हमारी हुकूमत की अब के लिए अब ये चैलेंज होगा कि हम फेज 1 के बाद क्या फेज 2 की जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर कुछ कर सकते हैं। हमने आखिरी बार देखा था कि बिजली चोरी की पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी, उसमें बिजली की चोरी काफी बढ़ गई थी, पे केयर टेकर में उसका जो है वो स्टेप लिया गया उनको रोकने में। अब जो है वो उसी पॉलिसीज की कंटिन्यूसी, जिसमें हम क्रैकडाउन करें, डिस्कोस के बोर्ड्स रिफॉर्म हो रहे हैं, डिस्कोस में वो हो रहा है, उसको हमें प्राइवेटाइज करना है या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना है। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हम वो साथ साथ करते जाएंगे, तभी ये बिजली और गैस और बाकी कीमतें कहीं जाके रुकेंगी, वरना हम एक ही लूप में फंसे रहेंगे और वो बार बार हमें वही चीजें करनी पड़ेंगी जो कि अब मजीद और नहीं हो सकती। आप बिजली यहाँ से मजीद महंगी करेंगे तो ना आवाम इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेंगी, ना ही आपकी इंडस्ट्रीज करनी है। हमें यहाँ से बिजली सस्ती करनी है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है। ये अब जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि अब वो जो है वो फेज 2 के इकदाम अली नवाज साहब, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को जो इस्तेमाल करने की तजवीज़ आईएमएफ सामने रख रहा है, तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी स्टॉक मार्केट से भी कनेक्टेड है और बड़ी एक अरसे से बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को थोड़ा सा भी कम किया जाता है तो उसका फ़ायदा न सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को होगा, स्टॉक मार्केट को भी होगा। लेकिन अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि आईएमएफ का प्रेशर होता है, उससे डील कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्टेबल रखा हुआ है, और आईएमएफ खुद ये तजवीज़ पेश कर रहा है कि आप महंगाई में कमी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेरा तजिया इसमें यह है कि आईएमएफ ये कहना चाह रहा है कि आप जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कम करने में या रेट्स को कम करने में कोई जल्दबाजी ना करें। आप अभी हमें बजट जो है वो जब वो आएगा तब हम कुछ रिकमेंडेशंस उनकी हैं कि आप बिजली मजीद महंगी करें, गैस महंगी करें। इसके अलावा जो कुछ चीज़ों पे हमें जो टैक्स लगना है, जिस तरह कुछ रिकमेंडेशंस आज भी हमने देखी कि जीएसटी पेट्रोल पे भी लग जाएगा, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, तो इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है। अब वो इन्फ्लेशन जब आती है तो उस इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए आप मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई स्टांस लें। अब जल्दबाजी में ऐसे 1-2 महीने के नंबर्स देखकर जल्दबाजी में कहीं बहुत ज्यादा ना काट दें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो आईएमएफ इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो है वो अभी आपके यहाँ स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, एफएक्स रिजर्व स्टेबल हो रहे हैं, और अभी आपको बजट में कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने हैं जिसका इन्फ्लेशन पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। आप जरा ग्रेजुअली उन चीज़ों को देखने के बाद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई फैसला करें। और दीगर जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस वक्त, अली नवाज साहब, जिस तरह कल ही यूएई का दौरा बड़ा हौसला अफजा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जहां पर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सऊदी अरब भी 5 से 7 अरब डॉलर की इस वक्त बात कर रहा है। ये 15-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में होती है तो अभी तो ये सिर्फ खबर आती है और हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट 75,000 76,000 को एक इंडेक्स को क्रॉस कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ये ज़रूरी है? ये आगे क्या एक गेम चेंजर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बन सकती है? देखिए, अगर हम जो है वो अपने मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखेंगे, और अब आगे वे फॉरवर्ड भी यही है कि हम अब कर्जों से निकलें और हम इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। अगर हमने अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रखी, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी रखी, तो यस, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। ये वो लोग हैं जो सारी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में करते हैं। पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे भी आ सकती हैं, डिपेंड्स कि आप जो है वो कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं और पॉलिसी का तसलसल लेकर आते हैं और इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। और ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से जो पाकिस्तान इस वक्त फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ये कितने अरब डॉलर का पाकिस्तान को ये फ़ायदा दे सकता है? अगर हमारा प्रोग्राम अप्रूव होता है 5 अरब डॉलर का, तो ये इस फैसिलिटी के तहत क्या ये 8 या 9 अरब डॉलर तक भी फिर ये जा सकता है? जी, ये 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान हो सकता है ये प्रोग्राम। बट आई थिंक ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा, हमने ये भी देखा कि पिछला प्रोग्राम भी जो आईएमएफ का था वो तो सिर्फ 3 अरब डॉलर का था, लेकिन उससे हमने स्टेबिलिटी आती हुई देखी जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल 5 हो, 6 हो या 8 हो, हमें एक्चुअली जो उनकी पॉलिसीज जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मेजर्स जो हमें लेने हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो आ जाएंगे तो हमारे मुल्क में उतनी ही अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी।
तो बेहतर है कि हम जो है वो डॉलर्स पे फोकस ना करें, वो जो रिफॉर्म्स हमें करने हैं हम उस पर फोकस करें। सही। तो ये जो सऊदीया और यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त पे, आईएमएफ की नेगोशिएशंस आगे चल रही हैं, एक स्टेबिलिटी आ रही है, पाकिस्तान ने पिछला प्रोग्राम पूरा किया है, तो ये इसका नतीजा है? या फिर अगर हम आईएमएफ के इस प्रोग्राम को नहीं भी सही तौर पर डील कर पाते तो भी ये, चूंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े दोस्ताना इन ममालिक से, तो शायद फिर भी ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को मिल जाती, या फिर इसमें आईएमएफ का बड़ा कलीदी किरदार है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आप रिफॉर्म्स प्रोग्राम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। तो आप जो है वो अगर आईएमएफ प्रोग्राम से डीरेल हो गई तो इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में मटेरियलाइज नहीं होगी। सही। और अब अगले 2-3 साल में जो पाकिस्तान को पेमेंट्स जो इंटरनेशनली करनी है आईएमएफ के इस प्रोग्राम को लेकर या इन इन्वेस्टमेंट से, वो जो एक गैप था पाकिस्तान का, जो कुछ 7-8 अरब डॉलर की कमी पड़ रही थी, वो क्या पाकिस्तान पूरी हो जाएगी, या फिर हमें कुछ मजीद रोल ओवर्स चाहिए होंगे, जिस तरह हमने अभी माजी में चाइना और यूएई को रोल ओवर के लिए कन्विंस किया? जी, मेरा ख्याल है रोल ओवर्स की हमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो गैप है ये हमें करंट अकाउंट सरप्लस करके अपने एफएक्स को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट्स लाकर ही मीट करना पड़ेगा। और फिर मैं दोबारा उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर हमने प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंटेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखा, तब हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी और ये सारे रोल ओवर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये अब इन इस्लाहात को करने के लिए जो हुकूमत की विल और इंटेंशन अभी इन 100 दिनों में आपको दिखाई दे रही है? मुख्तलिफ टैक्स कलेक्शन के लिए हुकूमत तजावीज़ लेकर आ रही है, प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, कुछ ऐप्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं, लेकिन उसमें लोग अस खुद अपने आप को रजिस्टर भी नहीं करवा रहे, तो वही हुकूमत को डंडा पकड़ कर ही फिर ये तजावुज़ात करनी पड़ेंगी। जी, आई थिंक ये मिक्स है। देखें, ये बिल्कुल ही डंडे से भी नहीं हो सकती। आपके बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आपके सिस्टम पे होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और अगर मैं कुछ नाम ले लूँ तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, बैंक्स है, फर्टिलाइजर है, वो विलिंगली जो है वो अपने टैक्सेस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो जमा करवाते हैं। यही कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा देना पड़ेगा हमें, हमारी ब्रॉडर बिजनेस कम्युनिटी को, रिटेलर्स को भी। और जब उन्हें ये दिखेगा कि हुकूमत जो है वो सिर्फ डंडे से नहीं और इकोनॉमी की सिमत भी जो है वो सही सिमत में जा रही है, और हुकूमत सीरियस है सिर्फ हमसे टैक्स कलेक्शन करने पर नहीं, बल्कि अपने खर्चे को कंट्रोल करने और कम करने पर भी, और ये पैसे अगर सही जगह लग रहे हैं तो आई थिंक ये भी इम्प्लीमेंट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। आई थिंक ये सिर्फ जो है वो बाय फोर्स करना मुश्किल काम है। ठीक है, बड़ी साहब, ज़ाहिर ये जो इस्लाहात हैं इसमें से चंद एक इस्लाहात ऐसी भी है जिनका फिर मनफी असर हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट पर, इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। अगर ये तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जाएंगी, बिजली और गैस मजीद महंगी होगी, तो इंडस्ट्री पहले ही ये बढ़ते हुए टैरिफ से मुश्किलात का शिकार है। आए रोज़ हम एहतजाज देख रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनका बढ़ चुका है, और बकौल उनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं पूरे हो पाते जो होते हैं, वो भी फिर उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है। तो फिर ये इस तरह की इस्लाहात हम करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स फिर किस तरह बढ़ सकेंगी? अभी तक हम वही 30 अरब डॉलर के आसपास ही फंसे हुए हैं। जी, देखिए, अभी हमारे पास शॉर्ट टर्म में तो कोई इसका ऑप्शन नहीं है। देखें, एक चीज़ ये होती है कि हम ये सारी चीज़ें ना करें, हम बिजली की कीमतें भी ना बढ़ाएं, हम गैस की कीमतें भी ना बढ़ाएं, फिर हमारे पास आईएमएफ प्रोग्राम भी नहीं होगा, और फिर हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू होगी, और उसके बाद मुल्क में एक इन्फ्लेशन और एक इंतशार का माहौल होगा। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका बेहतरीन ऑप्शन यही है कि अभी जो है वो हम शॉर्ट टर्म में जो हमने फैसले करने थे वो हम करते रहें, लेकिन जो हमें बिजली की कीमतें कम करने के लिए जो इक़दामात लेने की ज़रूरत है, हम वो साथ-साथ लेते रहें। आज अगर हम उन्हीं पर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स भी हमारी जो है वो दोबारा बढ़ जाएंगी, और जो है वो मुल्क में बेहतरी भी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज साहब, CEO चेस सिक्योरिटीज़, हमारे पास मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।